हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज अपन पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th ड्राइंग सब्जेक्ट। दोस्तों अपन इसमें पढ़ रहे थे अध्याय नंबर चैप्टर संख्या 6 और चैप्टर संख्या 6 में एक लेक्चर अपना हो चुका था जिसमें अपन ने कंपनी शैली और राजा रवि वर्मा के बारे में पढ़ा था। लास्ट में चलकर अपन ने देखा था कि किस तरीके से राजा रवि वर्मा ने जो यूरोपीय तकनीक है उसमें तेल रंगों का प्रयोग करते हुए किस तरीके से महारत हासिल की और किस तरीके से उन्हें प्रसिद्धि मिली। लेकिन आगे चलकर जब स्वदेशी अवधारणा विकसित हुई, अपने देश से प्रेम करने की धारणा विकसित हुई, तो किस तरीके से राजा रवि वर्मा की जो चलाई गई शैली थी, जो तकनीक थी, उसका धीरे धीरे अंत हुआ और फिर एक नई शैली पनपी जिसे बंगाल शैली के नाम से जाना गया। दोस्तों बंगाल शैली के पनपने में जो मुख्य हाथ था वो अवनींद्रनाथ टैगोर का था और उनका साथ दिया था ई.बी. हेवेल ने। ये अपन ने लास्ट वीडियो तक देखा था। अवनींद्रनाथ टैगोर जो बंगाल के रहने वाले थे और बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल ई.बी. हेवेल ने उनको समर्थन दिया था, जिसके चलते उन्होंने विदेशी तकनीक या यूरोपीय तकनीक का बहिष्कार किया और धीरे धीरे उसका अंत हुआ, कंपनी शैली का अंत हुआ और एक नई स्वदेशी तकनीक पर, भारतीय तकनीक पर एक शैली विकसित हुई, बंगाल शैली। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे इस वीडियो में अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में, जो आधुनिक या फिर अपन कह सकते हैं कि भारतीय तकनीक को वापस लाने के लिए जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चित्रकला का भारतीयकरण करने में टैगोर व हेवेल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यह भी अपन ने डिस्कस किया कि जो चित्रकला है उसका भारतीयकरण, आधुनिक या स्वदेशीकरण करने में ई.बी. हेवेल और अवनींद्रनाथ टैगोर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आगे देखते हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट जो कलकत्ता में स्थापित थी, वहाँ से इस शैली की शुरुआत हुई, इस भारतीय तकनीक की शुरुआत हुई। आगे चलते हैं। बाद में इसी तरीके की जो स्थानीय अकादमी शिक्षा है या अकादमी शिक्षण जो संस्थान है जहाँ पर विद्यार्थियों को कला शिक्षा दी जाती थी और भारतीय तकनीक, भारतीय शैली के आधार पर कला शिक्षा दी जाती थी, उनकी एक स्थापना, तो दोस्तों एक विद्यालय की स्थापना गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कलकत्ता के रूप में हुई। इसके अलावा बाद में मद्रास, लाहौर, बम्बई में भी इस प्रकार के प्रमुख केंद्र या विश्वविद्यालय खोले गए। टैगोर ने अपने शिष्यों को भारतीय तकनीक में भारतीय विषय अपनाने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों टैगोर के जो भी शिष्य थे, नंदलाल बोस की बात करें या फिर दूसरे जो भी चित्रकार थे, मजुमदार, ये सब टैगोर के शिष्य थे और अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपने शिष्यों को भारतीय शैली, भारतीय तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित किया था। आगे देखते हैं। भारतीय तकनीक में परंपरा के विकास के लिए 1907 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। किसने की दोस्तों? अवनींद्रनाथ टैगोर ने की। कब की? 1907 में। दो क्वेश्चन यहाँ से छोटे बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, या स्वदेशी या भारतीय शैली की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी? गवर्नमेंट कॉलेज आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता से। दूसरा, जो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल जो आर्ट है इसकी स्थापना कब में किसने की? 1907 में। किसने की? अवनींद्रनाथ टैगोर ने की। आगे चलते हैं। टैगोर के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार उनके शिष्यों ने भारतीय परंपरा पर आधारित, भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित आसपास के दृश्य, पशु पक्षी आदि का भारतीय तकनीक और भारतीय विषयों के रूप में चित्रण कार्य शुरू किया। किन्होंने किया दोस्तों? टैगोर के शिष्यों ने, क्योंकि टैगोर ने अपने शिष्यों को भारतीय तकनीक पर चित्र बनाने के लिए प्रेरित किया था। आगे देखते हैं। इतिहासकार पार्थ मेहतर। दोस्तों इतिहासकार का नाम है पार्थ मेहतर। लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि टैगोर के जो छात्र थे उनकी पहली पीढ़ी, टैगोर के छात्रों की पहली पीढ़ी भारत की खोई हुई तकनीक को खोजने में लगी हुई थी। किस में लगी हुई थी? भारतीय परंपरा पर आधारित धार्मिक की पुनः प्राप्ति में लगी हुई थी। यानी कि भारतीय परंपराएं, भारतीय तकनीक जो खो चुकी थी उसको वापस खोजने में लगी हुई थी टैगोर के छात्रों की पहली पीढ़ी। ये किसने कहा था? पार्थ मेहतर ने कहा था।
आगे चलते हैं। प्रारंभिक आधुनिकतावाद। अब नया एक भारतीय शैली, परंपरागत भारतीय जो परंपरागत शैली थी उसका आधुनिकीकरण हुआ और एक नए तरीके से, नए सिरे से भारतीय तकनीक पर चित्र बनने लगे। और अगर उन चित्रकारों की बात करें तो उनमें सर्वप्रथम जो नाम आता है वो नंदलाल बोस या नंदलाल बसु का आता है। दोस्तों बोस या बसु दोनों इसके ही नाम हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नंदलाल बोस या नंदलाल बसु आधुनिक जो भारतीय तकनीक पर चित्र बनाने वाले प्रथम चित्रकार थे। इन्होंने, बोस ने अवनींद्र नाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक से, दोस्तों ये अवनींद्र नाथ के शिष्यों में थे कौन? नंदलाल बसु। आगे देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर, दोबारा से मैं बोल रहा हूँ रविंद्रनाथ टैगोर, ये अवनींद्रनाथ टैगोर नहीं है, ये रविंद्रनाथ टैगोर है जिन्होंने अपना नेशनल एंथम लिखा था। उन्होंने शांति निकेतन के जो कला भवन था, शांति निकेतन के कला भवन में चित्रकला विभाग की जिम्मेदारी किसको सौंपी? नंदलाल बसु की। यानी कि शांति, कलकत्ता में जो शांति निकेतन विश्वविद्यालय है उसका जो कला विभाग है उसके प्रिंसिपल कौन बने? नंदलाल बसु। और किसने बनाया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कौन थे नंदलाल बसु? नंदलाल बसु अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। आगे चलते हैं। यहां पर उन्होंने काम करते हुए भारतीय शैली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसने? बसु ने, नंदलाल बसु ने भारतीय शैली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और अपने आसपास के दृश्यों को चित्रित किया। साथ ही उन्होंने बंगाली भाषा में पढ़ाए जाने वाले बच्चों की पुस्तकों का भी चित्रण किया और इस तरीके से उन्होंने भारतीय शैली, भारतीय परंपरा या भारतीय तकनीक को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसने दिया दोस्तों? नंदलाल बसु ने। अभी अपन पढ़े हैं अब तक, वो पढ़ा है अपन ने कंपनी शैली के समाप्त होने के बाद में नंदलाल, जो अवनींद्रनाथ टैगोर है उन्होंने किस तरीके से भारतीय परंपरा या भारतीय तकनीक को बढ़ावा दिया और उनसे आने वाले उनके जो शिष्य थे उन्होंने भी किस तरीके से भारतीय शैली को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोस्तों नंदलाल बसु को आगे बढ़ाते हुए अब अपन देखते हैं नंदलाल बसु का हरिपुरा पोस्टर के बारे में। दोस्तों हरिपुरा पोस्टर क्या है? पहली बात, ये नंदलाल बसु के द्वारा इसे चित्रित किया गया, जो अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे उनके द्वारा चित्रित ये एक चित्र श्रृंखला है जिसे हरिपुरा पोस्टर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों 1937 में हरिपुरा में गांधी जी की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? 1937 में। क्या हुआ था? कांग्रेस का अधिवेशन। और उस कांग्रेस के अधिवेशन में जो भी प्रदर्शन किया जाना था उन सभी प्रदर्शित पैनलों को चित्रित करने के लिए गांधी जी ने नंदलाल बसु को आमंत्रित किया कि आप इस अधिवेशन में आइए और जो भी प्रदर्शित पैनल होते हैं उनका चित्रांकन कीजिए। नंदलाल बसु यहाँ रहकर उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में, जो ग्रामीण एरिया के लोग थे, वहाँ बच्चे थे, महिलाएं थी, उनका सबका चित्रण किया। इसके अलावा उन्होंने श्रमिकों का चित्रण करते हुए ये बताया कि किस तरीके से श्रमिक देश के योगदान में, देश के विकास के योगदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने, नंदलाल बसु ने वहाँ रहकर हल चलाते हुए किसान, इसके अलावा ग्रामीण लोग, संगीतकार, इन सब का चित्रण भी यहाँ पर किया गया, जिसे सम्मिलित रूप से क्या कहा गया? हरिपुरा पोस्टर। दोस्तों इसी पोस्टर में नंदलाल बसु ने समाज के जो हशियाकरण के जो लोग हैं, हशिये पर धकेल दिए गए जो लोग हैं, दोस्तों हशिया क्या होता है? समाज में लोगों के अंदर एक ऐसा समूह है जो समाज से बिल्कुल अलग थलग रहता है, एक मुख्य गांव से थोड़ी सी दूरी पर अलग थलग रहता है, जिससे समाज में जो भी निर्णय लिए जाते हैं जिनमें उनका इंटरफेयर नहीं होता, वही हशियाकरण के अंतर्गत उन लोगों को शामिल किया जाता है। तो नंदलाल बसु ने उन लोगों को भी चित्रित किया। आगे चलते हैं। इस प्रकार बसु ने टैगोर के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए भारतीय चित्रकला या स्वदेशी तकनीक को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये किसके बारे में पढ़ा दोस्तों अपन ने? नंदलाल बसु के बारे में। नंदलाल बसु कहाँ पर प्रधानाध्यापक रहे, प्रिंसिपल रहे। इसके बाद में उन्होंने जो हरिपुरा पोस्टर बनाया वो किस तरीके से, कौन से चित्र बनाए और किसने आमंत्रित किया, ये सब अपन ने इसकी जानकारी ली। अब देखते हैं अपन जेमिनी राय। दोस्तों आधुनिक भारतीय चित्रकला के प्रमुख जो चित्रकार माने जाते हैं वो जेमिनी राय माने जाते हैं। जेमिनी राय
पूरी तरीके से औपनिवेशिक शैली के विरोधी थे। जो यूरोपीय जो शैली थी, जो अंग्रेजों के द्वारा विकसित की गई थी, जिसमें तेल रंगों का प्रयोग किया जाता था, उसका पूरी तरीके से विरोध करते थे और भारतीय शैली, भारतीय विषय और भारतीय तकनीक का समर्थन करते थे। देखते हैं, जेमिनी राय औपनिवेशिक कला का विरोध करते हुए गांवों के सपाट और रंगीन जो शैली है उसको अपनाना चाहते थे। ये चाहते थे कि इनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग इतनी सरल, सादा और सीधी हो, उसकी कॉपी, उसकी नकल हर कोई कर सके। यानी ये चाहते थे कि इनके द्वारा जो भी चित्र बनाए जा रहे हैं वो इतने इजी होने चाहिए कि हर कोई इनकी नकल कर सके, ताकि इनकी बहुत ज़्यादा कॉपियाँ क्या होगी, प्रकाशित होगी और आम लोगों तक इसकी पहुँच बन पाएगी। दोस्तों, अगर चित्र जेमिनी राय के द्वारा बनाए गए चित्र थोड़े से कठिन होते, जटिल होते तो क्या होता, हर कोई उसकी कॉपी नहीं कर पाता और बहुत महंगे चित्रण होते और आम लोगों तक वो पहुंच नहीं पाते। इसलिए इन्होंने जो भी चित्रण कार्य किया वो बहुत ही सादा और सीधे तरीके से, सरल तरीके से किया। इस प्रकार अपन ने देखा कि किस तरीके से यूरोपीय शैली और भारतीय शैली यानी कि स्वदेशी शैली दोनों के बीच में जो विरोध है वो अविरत चलता रहा। दोनों के बीच में जो विरोध है या दोनों के बीच में जो संघर्ष है वो लगातार जारी रहा। और इसका उदाहरण अगर अपन देखें तो इसका उदाहरण अपने को सीधा सा मिलता है कि जो मुंबई की जो कला विद्यालय है, मुंबई के कला विद्यालयों में जो कलाकार हैं उनको काम दिया गया था दोस्तों इमारतों के भित्ति चित्रों को बनाने में, साथ ही बंगाल के चित्रों को, बंगाल की शैली के जो चित्रकार थे उनको सजावट का काम दिया गया था। इस तरीके से अपन ने देखा कि किस तरीके से यूरोपीय शैली और भारतीय शैली के बीच में संघर्ष रहा, भारतीय शैली को पनपने में महत्वपूर्ण किसका योगदान रहा और उसका अनुसरण कौन कौन से चित्रकारों ने किया। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।